आज़ाद डिजिटल से हजरत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, पाक अफगान जो कशीदगी के बाद से आज चमन बॉर्डर तीसरे रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद है, जो कि तजारती काफिले सरहद की दोनों जानिब जो है वो फंस कर रहेगी और साथ साथ पैदल आमदरफ्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। दूसरी जानिब चमन शहर में जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो अफगान माजरीन थे वो आए हुए थे। तकरीबन 2500 से लेकर 3000 जो नफूस थी वो चमन होल्डिंग कैंप में जो है वो 3 रोज़ कबल पहुंचे थे। हम यहाँ पर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने इस होल्डिंग कैंप से जो है वो दूर इलाके में मुंतकिल कर दी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कशीदगी जो थी वो सूरत हाल जो थी वो इंतहाई कशीदा थी, किसी भी वक्त जंग छिड़ने का ख़तरा था। हम कल चमन के कबायली रहनुमाओं ने बॉर्डर मैनेजमेंट से बाकायदा तौर पर इन अफगान माजरीन की जो मुख्तलिफ मसाइल उनको दरपेश थे बाकायदा इनसे बात की, तो अफगान पाकिस्तान हुकूमत ने जज्बा खैर सगाली के तहत सिर्फ इन अफगान माजरी की जो वापसी का सिलसिला है वो बॉर्डर की जो है वो छोड़ दी गई है। इस वक्त में चमन होल्डिंग कैंप में मौजूद हज़ारों की तादाद में जो अफगान शहरी है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आकर तकरीबन गुज़श्ता 3 दिनों में जो है वो 7000 से लेकर 9000 जो नफूस है वो यहाँ इस कैंप पहुँचे और बाकायदा यहाँ पर जो है उनकी रजिस्ट्रेशन की गई है और उन्हें बाइज़ा तौर पर अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। आप वीडियो में देखा जा सकता है कि सरहद की जो बॉर्डर बाबदोसी गेट के नज़दीक जो तवील कतारें ख़ासकर जो अफगान माजरी की जो वापसी की ट्रक है वो नज़र आ रही है। तमाम दूसरी जानिब जो सरहदी तजारती काफिले और पैदल आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद है। मैं इस वक्त कैंप में मौजूद हूँ, तो है कुछ अफगान शहरियों से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ है रईस कोयठे में था, लेकिन वक्त अच्छा गुजरा है, लेकिन सरकार से ये गुजारिश है जो थोड़ा सा टाइम देना जाता था, जो थोड़ा सा टाइम हम लोग को कारोबार थे यहाँ पे कबाड़ी था सब्जा रोड में, सारा कबाड़ हम लोगों ने कबाड़ी हिसाब किताब छोड़ के हम लोग मजबूर हो गए, अभी जाएंगे अपने मुल्क। सामान कहाँ पर रखे? सामान वहाँ पे पड़े हुए है, लेकिन हम लोगों को बहुत बुरा हालात बनाए सरकार ने। और रात के 3 बजे भी आए थे, रात के 1 बजे भी आए थे। हम लोगों का लेडीज जो थे फैमिली सारा निकाल के घर से उनको बॉर्डर पास किए, वरना हम लोग 2-3 भाई रहते थे और घर बार छोड़ के हम लोग यहाँ आए, मजबूर हो गए। मकसद ये कारोबार जो आप चला रहे थे वो कितना अर्सा हो गया? यार हमारे पैदाइश यहाँ हुआ है, अभी तक मैंने अफगानिस्तान खुद ब खुद देखा भी नहीं है। कम अज कम 45-40 साल हो रहे हैं जब हम लोग यहाँ पे आया हुआ है। तो हम लोगों का पहले से कारोबार था, कारोबार करोड़ों का कारोबार है हम लोगों का, यहाँ रह गए, वरना अभी अब आजकल हम मजबूर हो गए, कारोबार छोड़ के हम अपना मुल्क जाएंगे। यहाँ पर जो मकान थे आप रहते थे? मकान था, जार सिस्टम था, नहीं अपना मकान था भाईजानों का मकान हम लोगों ने छोड़ के अभी लोग आधा कीमत पे मांग रहे हैं। जो हम लोगों का जरिन था, जो मोटरसाइकिलें थे, जो और चीजें पड़ी हुए थे वो मैंने कभी से नीलाम पे दे दिया हुआ है। हर चीज 2 लाख 2.5 लाख रुपए की चीज था भाई, हमने 80-50 हजार पे दिया हुआ है, मजबूर हो गए। आजकल हम लोगों का किराया भी बराबर नहीं हो रहा है, मजबूर, अभी क्या करे। अफगानिस्तान मैंने अभी तक देखा भी नहीं है सर, अभी मुझे क्या पता है अफगानिस्तान का क्या सिस्टम है, क्या इंतजाम है, अभी हम लोग उसको जानता भी नहीं, ना उसके साथ मैंने कुछ किया है। अभी जाएंगे अभी, वरना उसका अभी नया सिस्टम अभी जरूर से शुरू होगा, अभी हम देखेंगे क्या सिस्टम हो जाएगा क्या नहीं होगा। तो आपने जो कारोबार यहाँ पर छोड़ा, क्या दोबारा या पाकिस्तान वापस आएंगे? यार कोशिश करेंगे, वरना पासपोर्ट की अवधि के इंशाल्लाह अगर हो गया बंदोबस्त तो आएंगे, मजबूर है, हमारा कारोबार यहाँ पे करोड़ों के पैसे बसा हुआ है हम लोगों का। भाई अभी यहाँ पे एक छोड़ा हुआ है, वो भी कल उसको पकड़ा के सुबह यहाँ पे लाए, वो बॉर्डर पास किया, अभी हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे साथ 2 बंदे और भी है, अपने सिस्टम करके जाएंगे इंशाल्लाह, वाले वैसे के काम करेंगे। अभी वैसा भी हमको पैसा नहीं दे रहे, 3 महीने के टाइम दिया, बोलते 3 महीने बाद आपको वैसा मिलेगा। वैसा मिल जाए तो इंशाल्लाह हमारा एजेंट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो 3-4 महीने के बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे। मैं सराना से इधर आया हुआ, नजीबुल्ला नाम है मेरा। क्या काम करते थे? मैं कबाड़ का काम कर रहा हूँ। तो कितना अरसे से कबाड़ का काम करता था? कितने से जो पाकिस्तान में मुकीम रहे? ये 40 साल तो पूरा हुआ। कितनी तकलीफ हमारा? हमारा साथ तो 10 बंदा। तो काम कहाँ पर करते थे? काम इधर कराची में था। हाँ। तो यहाँ पर जो है वो 40 या 30 साल आपने बताया कि गुजरे, कैसा वक्त गुजरा, लोग कैसे थे इस साथ? बहुत अच्छा था, लोग तो बहुत अच्छा है। वो सरकार अभी तो नहीं छोड़ रहा है, बोला जाओ अपना मुल्क। हम लोगों का साथ वो बहुत सही काम किया ना, बहुत सही गुंजाइश की हम लोग। मकामी लोग अच्छे थे। हाँ, अभी नहीं छोड़ेगा। हम अब्दुल कादिर नाम है हमारा, तकरीबन हम लोगों को 47 साल हो रहे हैं जो इधर पाकिस्तान में रह रहा था। कहाँ पर रहते थे? इधर कोयठे में। कैसा वक्त गुजरा? अच्छा वक्त गुजरा है, अभी थोड़ा मुश्किल था, पहले बहुत अच्छे वक्त हम लोगों ने गुजरा है।
लोगों की रवैया कैसा था? लोगों की रवैया बिल्कुल हम लोगों के साथ बहुत अच्छा था। पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ थे, खासकर जो पाकिस्तानी थे उनके पाकिस्तानी हमारे खुद ही हमारा पड़ोसी था ना, जब हम लोग आ रहा था ना, बिल्कुल बेचारा रो रहा था, बेचारा रो रहा था कि बिल्कुल उसका बच्चे भी रो रहा था, ये खुद ही भी रो रहा था। अच्छे वक्त गुजरे। अच्छे तो अब कहाँ पर जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं ना, हम अपना मुल्क जा रहे हैं, क्या करें इधर तो नहीं। यादें खासकर पाकिस्तान में किन यादों को छोड़ रहे हैं? बस अभी तो ये पड़ोसी लोग जो जिसको याद कर रहे हैं, बाकी लोग तो नहीं है। तो हमारा पड़ोसी था ना, बस उसी को याद कर रहा हूँ। सरहद में थे जी, सवाबिन कैंप पे थे। चौबीस कैंप के बाद फिर कोयटा है। नहीं, उनके बाद जो हम लोग गए थे गया, फिर इस तरह ईरान गया, ईरान में 1 साल गुजर के वहाँ से वापस आ गया हम लोग। तो पाकिस्तान में वक्त कैसा गुजरा? खासकर पाकिस्तान का अच्छे गुजरा, अच्छा वक्त गुजरा। लोग कैसे थे, मकामी लोग कैसे थे? सब अच्छे थे, अच्छे वक्त गुजरा, बहुत अब खुश। कहाँ पर जा रहे हैं? अब जा रहा हूँ अपने वतन में जा रहा हूँ। यहाँ पर सख्ती थी क्या थी? आप जा रहे हैं? सख्ती भी नहीं, तो मतलब लोगों को अब कह रहे कि निकल जाओ यहाँ से, चल जाओ, हम लोग ऐसे जा रहे हैं जी। तो कब पहुँचे चमन? चमन में हमने कल पहुँचे, कल रात पहुँचे जी। कितनी फैमिली मेंबर है? मेरे 4 फैमिली को, 4 अब फैमिली। अफगानिस्तान जा जी हाँ जी, तो हुकूमत या आवाम से खुश है या? बिल्कुल खुश हूँ। जी नाजरीन, हमने अफगान शहरियों की तासरात सुनी। का ही कहना है कि हमने जो अपने कारोबार थे वो ख़ासकर जो हमारे सामान थे वो हमने उन्हें पुने दामों बेच कर, क्योंकि सख्तियाँ जो है वो दिन ब दिन हुकूमत की जानिब से जो है वो बढ़ती जा रही थी। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान जो मुख्तलिफ इलाके वहाँ पर बाकायदा पुलिस और लेविसपुर की जानिब से जो है वो छापे मारे जा रहे थे। ताहम उनका ये कहना था कि हमारे जो सामान थे वो हमने उन्हें पुने दामों बेच कर जो है वो कोच कर गए। ताहम उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो है वो अच्छी वक्त गुजरी, खासकर जो पाकिस्तानी है उन्होंने उनके साथ अच्छा रवैया रखा, हुकूमत से भी एक हद तक खुश थे। ताहम उनका कहना था कि उनकी भी मजबूरियाँ होती है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो है वो बाकायदा जो उन्होंने जो खासकर जो फंसे हुए थे फैमिली थे, तो उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान का इंतहाई मशकूर है कि उन्होंने जज्बा खैर-सगाली के तहत हमको रास्ता दी गई और हम अपने मुल्क अफगानिस्तान जा रहे हैं। क्योंकि उनका मज़ीद ये कहना था कि वहाँ पर जो है हमें पुलिस से तंग की जा रही है और यहाँ पर जो बॉर्डर में फंसे थे तो काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा था। ताहम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इनको जो है बाकायदा रोटी और खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो कर रखा था और साथ साथ क़ियाम का भी इंतज़ाम कर रखा था। ताहम अब जो है वो सुबह से लेकर अब तक जो कि तकरीबन 12 बजे के करीब है, तो हज़ारों की तादाद में जो अफगान फैमिली है वो अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। ताहम यहाँ पर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर अभी अहमद बुलगज़ई के मुताबिक अब तक 2 लाख से ज़ायद जो अफगान शहरी है 1 अप्रैल से लेकर अब तक 2 लाख से ज़ायद अफगान शहरी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आकर बाकायदा यहाँ इस होल्डिंग कैंप में उसकी रजिस्ट्रेशन की गई और अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। ताहम मुल्क भर से जो अफगान माजरीन की वापसी का सिलसिला है वो अब भी जारी है और अगर बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर आज तीसरे रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बाद तजारती काफिले जो है वो सरहद की दोनों जानिब फंस गए और साथ साथ पैदल आमद भी मुकम्मल तौर पर बंद है और ताजरों को भी जो है वो करोड़ों रुपये का नुकसान का खदशा है। उन्होंने भी हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है दोनों हुकूमतों से कि खास खुदारा जो मामलात है वो ख़ासकर टेबल टॉक के ज़रिए हल किए जाए और क्योंकि जंग जो है वो किसी मुल्क के मफाद में नहीं है। आज़ाद डिजिटल क्रांति से मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं अलासिफ की बैक साइड के ऊपर, जहां पे अफगान महाजरीन जो कि लोग हैं उनके लिए यहां से बसें रवाना की जाती हैं। यहां से बसों में बैठ के वो बॉर्डर तक जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जमाल खान साहब, इनसे जानेंगे कि क्या किराया है, कितने पैसे लगते हैं इनको बॉर्डर तक के पहुँचने में और कितने बच्चे का कितने का किराया और क्या सूरत हाल अभी बॉर्डर की बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जमाल भाई, क्या सूरत हाल है, किस हिसाब से भेजा जाता है यहाँ पे? और आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रश नहीं है ज़्यादा। आजकल तो ऐसा है, बस लोग तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अभी तो बस उधर तो मसला ये है, रास्ता बंद है, इसलिए लोग तो इधर ही खामोश बैठा हुआ बस रास्ते का इंतज़ार में। रास्ता बंद है इसलिए अभी तो रश कश नहीं है, अगर नहीं लोग तो बहुत ज़्यादा जाता है। बस सर बस बैठा हुआ इंतज़ार है रास्ते का। रास्ता तो खुल जाए बस हम यहाँ से ये लोग निकलता है। गाड़ी बसें भी हम मंगवाएगा, बस गाड़ी खड़ा कर रहा है, बस फिर लोग भेजवा देगा। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछते चलूँ कि यहाँ पे किराया जो अभी हाजिर अभी इस टाइम किराया कितना चल रहा है? यहाँ से कंधार तक 4000 रुपये टिकट चलता है अभी फ़िलहाल, और बॉर्डर तक तो कितना बस 3000 3500 रुपये ऐसा टिकट चलता है यहाँ से फ़ी बंदे का। सामान वामान वगैरह बस इसके अलावा बस फ़ी टिकट फ़ी बंदे का बस 3500 रुपये टिकट चलेगा बॉर्डर तक।
अच्छा, और मैं आपसे अगर ये पूछता चलूँ कि बच्चा जो है भाई कितने उम्र के हिसाब का उसका किराया लगेगा, कितनी उम्र के आप छोड़ते भी हैं और क्या मतलब कितने सवाब जीत के उस पर आपने लोगों को भेजा है यहाँ से? तो ये सब बात है, ये तो सारे ऐसे फैमिली आता है, सारे गरीब लोग ही भाई, बस इन लोगों के साथ 6, 7, 8 बच्ची भी है। अगर बड़ा भी 3 बंदे 4 बंदे, वो बड़ा बस सीट के ऊपर बैठता है, उसको टिकट लेता है, और वगैरह वो छोटा बच्चों को बस टिकट फ्री है, उसको टिकट नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो अगर यहाँ से अगर जैसे कि आज एक फैमिली है आपके पास, भाई ये मेरे पास पैसे हैं जमाल भाई, और मैं इसी में आप मुझे भेजना है, तो अब आप भेजेंगे उसको? भिजवा देगा हम, बस अगर मेरे को नुकसान भी हो जाता है बस कोई परवाह नहीं, बस उसको हम मना नहीं करना, बस भिजवा देगा भाई, बस उसको पैसा नहीं लेता है। अच्छा, यानी आपने पहले करा है ऐसे? जी, हम भी ताउन करना है उसके साथ। यानी लोग ताउन कर रहे हैं, आप लोग उनको फुल मदद कर रहे हैं उनकी? बहुत मदद कर रहे हैं हम लोग, क्यों गरीब लोग यार, बस क्या कर रहे हैं, उसके साथ खाने का पैसा भी नहीं, उसको क्यों तंग करना है भाई, तुम ये बच्चों का टिकट भी मेरे को दे दो। बिल्कुल बात है। तो अभी ये जो टिकट की बुकिंग वगैरह का सीन है और यहाँ से भेजने का जो एक अमल शुरू होगा, वो कब किस दिन ज़्यादातर होता है? वो तो बस अभी तुम देखो, ये रास्ता तो बंद है ना, गाड़ी भी बस नहीं आया, बस उधर ही बॉर्डर में कोई ज़्यादा गाड़ी तो घर में खड़ा किया, बस ये इधर कराची में नहीं आया ना, गाड़ी तो पहुँचेगा, बस इधर रास्ता भी खुल जाएगा, फिर भी इधर रास्ता बनेगा, ये 2-3 दिन में, ज़्यादा टाइम पे नहीं लगेगा। अभी ज़्यादा लोगों ने बस सामान लाया, इधर ही आटे में डाला हो, बस वो तो खुद बेचारा दूसरे का घरों में बैठा हुआ है, जिसका घर में किराया मकान किराया था, वो मकान मालिक ने उसने निकाल दिया, जवाब दिया भाई निकलो। ऐसे तो बहुत केस हमारे सामने आए कि मकान मालिक ने उनको घरों से निकाल दिया और वो बेचारे उनको एडवांस भी नहीं दिया गया। जी, बस एडवांस भी नहीं मिला है उन लोगों का, बस वो तो सामान लाया इधर ही फेंक दिया, बस ये तो खुद भी बेचारे कोई यार दोस्त के साथ उसके साथ फैमिली तो लेके गया, उसका घर में बैठा हो। सही। तो ये सूरत हाल है। ये मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, अलासिफ की बैक साइड है ये, और यहाँ पे पूरा बस अड्डा है और यहाँ से बसें पूरी लोड हो करके जाती हैं बॉर्डर तक। बॉर्डर के बाद फिर इनको ले जाया जाता है आगे, यहाँ से बॉर्डर तक की एक गाड़ी होती है, फिर वहाँ जाके इनकी गाड़ी जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये सूरत हाल है अगवान बस्ती, अगवान कैंप पे भी। जबकि मैं आपको दूसरी जन बताता चलूँ तो अगवान कैंप जो नॉर्दर्न बाईपास के करीब चलता है, वहाँ भी पुलिस की जानिब से एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिन से वहाँ पे पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है और वहाँ पे कब्ज़ा ग्रुप की शक्ल में कुछ लोग आ गए थे, जिन्होंने वहाँ पे पूरी बस्ती पे कब्ज़ा करने की कोशिश करी, लेकिन फिर पुलिस की जानिब से और मुतल्लिक़ इदारे की जानिब से ऑपरेशन करके उनको निकाला गया। अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद डिजिटल कराची से मैं हूँ कैसर खान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ अगवान बस्ती के अंदर, जहाँ पे नॉर्दर्न बाईपास के करीब जो कि अगवान बस्ती लगती है। और यहाँ पे आप मेरा कब में देख रहे होंगे, हमने पिछले व्लॉग में आपको जब 20 से 25 दिन पहले एक व्लॉग हमने आपको दिखाया था इसी जगह का। यहाँ पे 2-2, 3-3 मंजिला जो कि घर बने हुए थे, पक्के घर बने हुए थे। पुलिस की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन किया गया गुज़िश्ता रोज़ और उसको इन घरों को मिसमार कर दिया गया, क्योंकि ये तमाम घर जो हैं वो गैर कानूनी थे। यहाँ पे अगवान बाशिंदे रहते थे। 1984 में ये अगवान कैंप कायम किया गया था, लेकिन ये एक UN के उसके दरख्वास्त के ऊपर ये बाकायदा एक पूरा कैंप कायम करके अगवान महाजरीन को दिया गया था। और यहाँ पे पक्के घर बनाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उनकी जानिब से यहाँ पे पक्के घर बनाए गए और यहाँ पे इनकी रिहाइश थी। और तकरीबन मैं आपको अगर बताता चलूँ तो यहाँ पे 3,000 साढ़े 3,000 घर मौजूद थे और यहाँ पे कम से कम 1.5 से 3 साढ़े 3 लाख जो हैं वो अगवान महाजरीन यहाँ पे क़याम पज़ीर थे। और अभी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया है और उनको जो यहाँ पे पक्के घर थे और उनको तोड़ा गया है बाकायदा। और यहाँ पे तोड़ने के बाद एक और प्रॉब्लम सामने आ गई, जब अगवान महाजरीन को यहाँ से ऑपरेशन करके गिरफ़्तार करके यहाँ से उनके वतन वापस भेजा गया, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गिरोह आ गया जिसका कब्ज़ा माफिया यहाँ पे उसको सरगर्म हो गई, क्योंकि कराची के अंदर प्लॉट लेना एक ख्वाब से कम नहीं होता और मेन सुपर हाईवे से लगने वाला प्लॉट है, क्योंकि ये पूरी आप आबादी देख रहे होंगे, तो जहाँ तक नज़र निगाह जाए वहाँ तक ये जगह पूरी खाली है। तो कब्ज़ा माफिया की नज़र में ये जगह थी। जैसे ही अगवान महाजरीन के ऊपर ऑपरेशन किया गया, वैसे ही जो कि है वो कब्ज़ा माफिया यहाँ पे सरगर्म हो गई और यहाँ पे अपने घरों को, यहाँ पे जो घर बचे हैं थोड़े बहुत, उनमें कब्ज़ा करके बैठ गई। लेकिन फिर पुलिस की जानिब से, मुतल्लिक़ इदारे की जानिब से उनको भी निकाला गया और उनको भी बाकायदा एक ऑपरेशन करके उनको भी यहाँ से भगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाईजान, क्या हाल है आपके? खैरियत है बस। सर ये कौन सा इलाका है और ये क्या? ये सब्जी मंडी का पुराना इलाका है, ये अफगान कैंप है इधर।
लोग सिंध से कुछ आए हुए हैं, कुछ दूर से आए हुए हैं। यहाँ पे बड़ी तोड़ फोड़ लोग बैठे हुए हैं। ये पुलिस बड़ी नाजायज़ी कर रही है, लोगों को मार भी रही है, उल्टा भगा भी रही है। इधर से तुम लोग भाग जाओ सिंधी। अच्छा भाई जब इतने 40 साल से जो है ना अफगान रह रहे थे, अभी सिंधियों का तो हक है ना, कुछ तो रहना चाहते हैं ना। अभी मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, तो मेहरबानी करिए सिंधियों को हक अपना मिलना चाहिए हक। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ अगवान बस्ती में और यहाँ पे पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत ही ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद यहाँ से अगवान महाजरीन को बाकायदा यहाँ से निकाला गया है और यहाँ पे जो पक्के मकानात थे उनको तोड़ा गया है। 1984 में ये अगवान बस्ती जो है वो कायम की गई थी। UN की दरख्वास्त के ऊपर बाकायदा ये अगवान बस्ती कायम करके अगवान महाजरीन को दी गई थी, जिसके बाद इन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े घर बना लिए थे और 3-3 मंजिला 2-2 मंजिला यहाँ घर बना लिए गए थे, जिसकी इजाज़त नहीं थी। पुलिस ने फिर बाकायदा तौर पे ऑपरेशन का एक आगाज़ किया और अगवान महाजरीन को यहाँ से निकालने के बाद उनके वतन वापसी भेजा गया और अभी भी कुछ अगवान महाजरीन जो हैं वो यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर कशीदगी के बाइस अगवान महाजरीन की जो है वो वापसी जो मौके थोड़े टाइम के लिए रुक गई है, लेकिन जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो ये जो ऑपरेशन है वो दोबारा से किया जाएगा। आप मेरे अकब में देख रहे होंगे यहाँ पे हज़ारों घर थे, 3000 के करीब यहाँ पे घर मौजूद थे जिनको तोड़ा गया है और उनको तोड़ने के बाद यहाँ से पूरी कॉलोनी को खाली कराया गया है। अगर मैं आपको इस कॉलोनी के पूरे विजुअल्स दिखा सकूँ, आप ये देखें, ये अगवान कैंप है पूरा, जिसको पूरा प्रॉपर तौर पे अब खाली करा कब्ज़ा माफिया की नज़र में ये जगह आ गई। कब्ज़ा माफिया की यहाँ पे आके बैठ गई। जब अगवान महाजरीन को यहाँ से निकाला गया तो कब्ज़ा माफिया यहाँ पे आके बैठ गई, लेकिन फिर मुतल्लिक़ा इदारे और पुलिस की जानिब से एक बड़ा बाकायदा ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उन कब्ज़ा माफिया को भी यहाँ से निकाला गया। और लगभग अगर मैं अंदाज़ा लगाता चलूँ यहाँ पे जो है 3000 घर थे जिनको मिस्मार कर दिया गया और ये तमाम घर गैर कानूनी थे। यहाँ पे पक्का मकान बनाने की इजाज़त नहीं थी। 1984 में ये बाकायदा एक कैंप कायम करके दिया गया था UN की दरख्वास्त के ऊपर हुकूमत वक्त की जानिब से। अच्छा, अभी भी कुछ ना घर बचे हुए हैं जिनको रोका हुआ है घरों को। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे क्या सूरत हाल बनी है। बस अब हम थोड़ा सा वापसी की तरफ जाने के मूड में पर निकल रहे हैं हम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। ऐसी कोई जगह होगी, ऐसा कोई मकाम होगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अफ़गान महाजरीन एक तरह से वैसे तो आए वो जंग के बाद ही है। जंग जब शुरू हुई बाकायदा तौर पर उधर मुजाहिदीन और USSR के बीच में, लेकिन उससे पहले भी जो है ना उनका एक सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे मतलब टोलियों में कुछ ख़ानदान आने शुरू हो गए, क्योंकि वो USSR की पॉलिसी के ख़िलाफ़ थे उस वक्त। हुकूमत की जानिब से तो यही बताया जा रहा है बार बार कि अफ़गान शहरी जो है वो मुख्तलिफ़ जुराइम में मुलविस होते हैं, तो इसलिए उनको जल्द अज जल्द हम निकाल लेंगे इस मुल्क से। अफ़गान क्राइसिस इसको कह सकते हैं कि इससे अगर हम गुज़र रहे हैं तो इसके लिए अगर हम अलग से एक इदारा बनाया जाए जिसमें हम अफ़गानियों की और इसमें उनकी अकाउंटेबिलिटी देखें कि उनको क्या वो इतना हक रखते हैं कि उनको वर्क परमिट दिए जाएं, क्या उनकी जो कारोबार हैं वो इस काबिल हैं कि हम उनसे कहीं ना कहीं फ़ायदा ले सकते हैं और वो भी इस मुल्क से फ़ायदा ले सकते हैं। तो मिलजुल के काम ये होगा। आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आजकल
अफ़गान महाजरीन का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ जा रहा है। ये 31 जुलाई 2024 को इनको डेडलाइन दी गई थी कि वो पाकिस्तान को छोड़ें और अपने मुल्क में जाएं, क्योंकि उनके मुल्क में भी एक निज़ाम हुकूमत जो है वो तरतीब दिया जा चुका है। मगर फिर उनको 1 साल की रिलैक्सेशन दी गई। जब वो 1 साल की रिलैक्सेशन भी ख़त्म हो गई तो मज़ीद 2 माह उनको मोहलत दी गई कि आप अपने मामला ठीक कर लें। और अब जब क्रैकडाउन हुकूमत ने शुरू किया और अफ़गानियों को यहाँ से निकालना शुरू किया है तो बहुत सारे ऐसे मसाइल सामने आना शुरू हो गए हैं कि जिन्हें देख कर आम शहरी जो हैं वो भी परेशान हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारी अफ़गानी लड़कियाँ जो हैं उनकी शादियाँ पख्तूनों के साथ या पाकिस्तानी शहरियों के साथ हो चुकी हैं, या बहुत सारे अफ़गानी जो लड़के हैं उनकी शादियाँ भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ कबाइल में हो चुकी हैं और उनके बच्चे भी हैं। तो अदालतों ने इस हवाले से 6 माह का उनको टाइम दिया है कि आप इन 6 माह में अपने मामलात को सॉर्ट आउट करें, और जो अफ़गान लड़कियाँ यहाँ पर ब्याही हुई हैं उनको वापस अफ़गानिस्तान जाना होगा, और जो अफ़गान लड़के यहाँ पर ब्याहे हुए हैं वो यहाँ की ख़वातीन को छोड़कर वापस मुल्क में अपने जाएंगे। और इस तरह जो उनके बच्चे हैं वो बीच में पिस जाएंगे। बहुत सारे तो अफ़गानी ऐसे हैं जो 1979 से यहाँ पर आबाद, उनकी दूसरी नस्लें यहाँ पर आबाद, उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। इस हवाले से हमारे साथ कुछ एक्टिविस्ट बच्चे हैं जो शहरी हैं पाकिस्तानी और इस बारे में बड़ी जानकारी रखते हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अफ़गान महाजरीन के इन मसाइल पर उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अहमद है। अहमद साहब, ये अफ़गान महाजरीन वाला जो मसला है इस हवाले से आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं, हेडलाइंस में भी आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप कि किस तरह इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए? देखें ज़ाहिर भाई, 1970 से जब से जो है ना रूस अफ़गानिस्तान में आया ना, उसके बाद से अफ़गान महाजरीन एक तरह से, वैसे तो आए वो जंग के बाद ही हैं। जंग जब शुरू हुई बाकायदा तौर पर उधर मुजाहिदीन और USSR के बीच में, लेकिन उससे पहले भी जो है ना उनका एक सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे मतलब टोलियों में कुछ ख़ानदान आने शुरू हो गए, क्योंकि वो USSR की पॉलिसी के ख़िलाफ़ थे उस वक्त, और जो खल्क हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ थे। तो वो उसके बाद जो है उनका एक सिलसिला शुरू हुआ। 1979 के बाद ना बाकायदा एक पूरा का पूरा एक 10-15 मिलियन अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान में आए, इधर उनको सेटल किया गया, जनज़िया के दौर में इधर सेटल किया गया। फिर उसके बाद ज़ाहिरी बात है उनके जो है उनके बच्चों ने इधर पढ़ा, उधर इन्होंने कारोबार शुरू किया, बाकायदा हमारी मईशत के अंदर जो है उनकी कंट्रीब्यूशंस थी, और फिर उनकी शादियाँ हुई इस जगह पर। अब जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि शादियों का मसला है कि ख़वातीन इधर शादी हैं और उनके मर्द जो है वो पाकिस्तानी शहरियों के साथ जो है उनकी शादी हुई हुई है, तो मेरे ख़्याल में हुकूमत को देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में होता है कि जिस जगह का कोई नेशनल होता है तो उसके साथ मैरिज हो जाए तो वो जो मैरिज वाला जो होता है उसको नेशनलिटी मिल जाती है दूसरे जो कपल को, मतलब उसके साथ होता है ना कि अगर शौहर है उसकी बीवी अगर अफ़गानी है तो उसको पाकिस्तानी नेशनलिटी मिलनी चाहिए, और अगर कोई जो है वो शौहर उसका जो है वो अफ़गानी है तो उसको भी पाकिस्तानी नेशनलिटी मिलनी चाहिए, और इधर कंपनसेट करना चाहिए, कानून साजी करनी चाहिए। फिर इधर कारोबार है उनको रेगुलराइज करना चाहिए, उनको बाकायदा इस जगह पे वर्किंग वीज़े परमिट जो है वो जारी करनी चाहिए, उनको जो है बाकायदा कौमी धारे में लाना चाहिए, ताकि क्योंकि इधर उनका अरबों खरबों का कारोबार है अफ़गानियों का, और बहुत बड़ी जो है ना वो मईशत के अंदर इस वक्त कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मुल्क के। और देखें एक इंसानी वो भी है, बिल्कुल हम कहेंगे, क्योंकि इस जगह पे काफ़ी इवन यहाँ पंजाब में नहीं KBK के अंदर भी ये रिजर्वेशंस होती थी अफ़गानों के हवाले से कि वो काफ़ी जराइम में मुलविस है, स्मगलिंग से लेकर जो है दहशत गर्दी, डकैती और मुख्तलिफ इस तरह के जो है संगीन जराइम में मुलविस हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ज़ाहिर भाई ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद नईम, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की इस सवाल से। मैं आपसे भी ज़रा कुछ जानना चाहूँगा कि मुझे ये बताएं कि अफ़गान महाजरीन को निकालने के लिए इतनी जो उजलत से काम लिया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इसके पीछे, क्यों इतना उनको अल्टीमेटम दिया गया कि आप जल्द अज जल्द मुल्क को छोड़ दें? अल्टीमेटम जैसे आप कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द, तो ये तो जल्द अज जल्द नहीं है, क्योंकि साल पहले भी इनको कहा गया था कि आप अपने कारोबार समेटें और अपने जो आपके मामलात हैं वो यहाँ ख़त्म करें और वहाँ चले जाए। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी है, लेकिन अब ये जो बिल्कुल ये 2 माह में अब बहुत ज़्यादा इन पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। तो हुकूमत की जानिब से तो यही बताया जा रहा है बार बार कि अफ़गान शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ़ जराइम में मुलविस होते हैं, तो इसलिए उनको जल्द अज जल्द हम निकाल लेंगे इस मुल्क से, तो फिर जराइम का रेशो जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन जैसे हमारे भाई ने बात की अहमद ने कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, हमें देखना चाहिए कि जो बंदा जुर्म में मुलविस है
उसको उस तरह से डील करना चाहिए, मुजरिम को जैसे डील करते हैं। अगर आपने इस कानून के मुताबिक डील करना है या आपने अफ़गानिस्तान वापस डिपोर्ट करना है, तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इनको फिर इतना ज़्यादा प्रेशर करना चाहिए लोगों को, क्योंकि और जिन लोगों के कारोबार हैं उन्हें वक्त दें, क्योंकि वो आपकी मईशत का हिस्सा है। उनको आप यूँ नहीं निकाल सकते कि भाई निकले और कारोबार फ़रोख्त करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद मोइज़। अच्छा मुईज़ साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपने ये गुफ्तगू सुनी हमारी सारी, हम अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि उनको निकालने का जो है वो अल्टीमेटम दिया गया है, उनके ऊपर बड़े सारे मसाइल हैं कि वो बहुत सारे मामलात में ऐसे में मुलव्वस हैं कि जो पाकिस्तान के हक़ में अच्छे नहीं हैं, और फिर उनकी शादियों के भी मसाइल हैं। आपकी नज़र में क्या ऐसा हल पॉसिबल है, सस्टेनेबल हल हो, कि जिससे अफ़गान मुहाजिरीन को जो है वो यहाँ पर रखा भी जा सके, और अगर उनको यहाँ पर रखा भी जा सके तो उनको किस तरह मॉनिटर किया जाए? देखिए, अगर हम अपने हमारे मुल्क में बहुत से इमिग्रेशन के और बहुत से FIA के सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात की जाए, तो बहुत से इदारे पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन अगर आज के दौर में हम अफ़गान क्राइसिस इसको कह सकते हैं कि इससे अगर हम गुज़र रहे हैं, तो इसके लिए अगर हम अलग से एक इदारा बनाया जाए जिसमें हम अफ़गानियों की और इसमें उनकी अकाउंटेबिलिटी देखें कि उनको क्या वो इतना हक़ रखते हैं कि उनको वर्क परमिट दिए जाएँ, क्या उनकी जो कारोबार हैं वो इस काबिल हैं कि हम उनसे कहीं ना कहीं फ़ायदा ले सकते हैं और वो भी इस मुल्क से फ़ायदा ले सकते हैं। तो मिलजुल के काम ये होगा, ठीक है। अगर हम ऐसे अदारे बनाएं, ऐसी रेगुलेटरी बनाएं ताकि इन लोगों के लिए भी मसले और परेशानियां हल हो सकें और हमारी स्टेट की भी मसले और परेशानियां हल हो सकें। मैं एक बात करना चाहूँगा कि कियानी साहब ने बात की कि एक इदारा, इस हवाले से एक इदारा भी है अफ़गान कमिश्नरेट जिसको कहते हैं, और उधर जो है वो अफ़गानों के मसाइल पर बात होती है और होता है, लेकिन वो आजकल करप्शन की अमाजगाह बन चुकी है। उस जगह पे जो है वो करप्शन की जा रही है, और इस हवाले से काफ़ी इदारों को भी एतराज़ात थे, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे थे, कि उसके अंदर जो है उनको गलत तरीके से जो है जो इलीगल इधर काम कर रहे हैं, इलीगली जो है वो चल रहे हैं, उनको रेगुलराइज़ कर रहे हैं। फिर इसके अलावा नादरा के अंदर भी जो है वो काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि नादरा के अंदर भी जो है वो अफ़गान शहरी वो पैसे दे के तो वो नेशनलिटियाँ ले रहे थे। तो वो मेरे ख़्याल में इनकी बात बिल्कुल ठीक है, और एक प्रॉपर जो है उसको सही तरीके से एक प्रॉपर इदारा जो है एक बनाना की ज़रूरत है। उसी अफ़गान जो उमूर के हवाले से अफ़गान कमिश्नरेट जो बनाया गया है बाकायदा, कि वो उसको बेहतर किया जाए ताकि वो काम करे, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तानियों के बाद सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना गैर मुल्कियों का इधर जो मतलब कि वो अफ़गानियों का है, और बहुत बड़ी वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मईशत के अंदर। कारोबार आप देखेंगे हर जगह, हर गली मोहल्ले में आप देखें कोई ना कोई आपको एक ना एक कारोबार अफ़गानी का मिलेगा। और उसके बाद जो है इन्होंने, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने इनको प्रेशराइज़ किया, ये निकले इधर से, तो वो जो है फिर लोगों ने उनकी जाके उस पर कारोबार पे कब्जे किए, और ये गलत बात है। ये गलत बात है। तो नाज़रीन, असल में मामला वही है कि सब अब आप यही बात करना चाह रहे हैं कि कानून साजी होनी चाहिए, और ये जो इतनी बड़ी तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन अरसा दराज से पाकिस्तान में मुकीम है, अब तो उनकी नस्लें यहाँ पे आबाद हो चुकी हैं, इतने बड़े बड़े कारोबार फैल चुके हैं पूरी दुनिया में। जो लोग बड़े कारोबार करते हैं उनको जो है वो सहूलियात दी जाती हैं, और इनके लिए बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए पार्लियामेंट में। और इनको ख़ास तौर पर ये जो शादियों के मसाइल हैं, इनको भी एक रेगुलेटेड अथॉरिटी के ज़रिए देखा जाना चाहिए, और इन मामलात को आराम सुकून से तय करना चाहिए। इतनी हुल्लड़बाजी में अगर ये मामलात होंगे तो ये दोनों के लिए जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से हमारी जो आज की गुफ्तगू है उससे काफ़ी कुछ तक हम शोधा का जो है कुर्बानियाँ देते रहेंगे, कब तक अवाम पाकिस्तान इस दलदल में या इस अजियत में होगी। मेरी दोनों हुकूमतों से यही इल्तिजा है कि हम बरदराना ममालिक के 57 रजिस्टर इस्लामिक ममालिक में 56 ममालिक पाकिस्तान की इज़्ज़त और आबरू रख रहे, और एक बड़े भाई की, एक लाडले की हैसियत से, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुआ करता था। 60 सालों से रशियन वार से लेकर आज तक हम अफ़गानिस्तान के लोगों को हमने यहाँ पे पाकिस्तान में पनाह दी रखी है, उनके हम इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, उनके साथ हम भाईचारे की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब वक्त आया पाकिस्तान का साथ देने का, तो पाकिस्तान की बजाय अफ़गान गवर्नमेंट और अफ़गान अवाम जो है वो इंडियन प्रॉक्सी का हिस्सा बने हुए हैं। जब तक दहशतगर्दी के ठिकाने बॉर्डर के उस पार, चाहे वो हिंदुस्तान का, अगर आप पुराने अदवार में देखिए, कश्मीर का आप देखिए, आपने दहशतगर्दी के उस पार का खात्मा करना होगा। पूरी की पूरी
ठिकाने उन दहशतगर्दों का ख़त्म होंगे तो अमन बरकरार हो सकता है। और पाकिस्तान जो इतनी सख्त लहजे पे आ चुका है तो वो तक चुकी है। कब तक हम शोदा का जो है कुर्बानियाँ देते रहेंगे, कब तक अवाम पाकिस्तान इस दलदल में या इस अजियत में होगी। दुनिया कहाँ की कहाँ पे चले गए और एक प्रॉक्सी वार, दुश्मन की हिंदुस्तान की वार जो है हमारे बरदराना इस्लामिक ममालिक जो है उनके इशारों पे पाकिस्तान को जो है वो खून से लथपथ किया है। तो ये एक तल्ख हकीकत नहीं बल्कि हकीकत पसंदाना बात है कि आपने ठिकाने सब के सब तबाह करने होंगे तो आप पाकिस्तानी अवाम को जो है वो अमन का गहवारा बना सकते हैं और एक खुशहाली यहाँ पे आ सकती है। दूसरा, आपने देखो जुबान जो है वो लहजा पता चल जाता है कि कौन किस लहजे से बात कर रही है। जैसे कि हिंदुस्तान ने डैम का किया कि हम डैम का पानी बंद करेंगे, हुआ क्या हासिल उसने? क्या उन्होंने डैम का पानी बंद किया? तो अब कुन्नड़ पे वही हरबा जो है वो दुश्मन ममालिक के गलत मशवरों से, जिस पे पछतावा ही होना है पूरे अफगानिस्तान के अवाम को कि पाकिस्तान एक बरदराना मुल्क था और वो बरदराना ताल्लुकात चाहते थे। तो कुन्नड़ का पानी, जब हिंदुस्तान जैसी कुव्वत पाकिस्तान का डैम और पानी बंद ना कर सकता तो कुन्नड़ का क्या होगा? एक स्ट्राइक की ज़रूरत है अपना पानी वापस अपने तरफ जो है बाने की। तो मेरी दोनों हुकूमतों से यही इल्तिजा है कि हम बरदराना ममालिक के 57 रजिस्टर इस्लामिक ममालिक में 56 ममालिक पाकिस्तान की इज़्ज़त और आबरू रख रहे हैं और एक बड़े भाई की, एक लाडले की हैसियत से, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुआ करता था कि पाकिस्तान एक लाडला इस्लामी दुनिया का था, अब वही लाडला और प्यार मिल रहा है। लेकिन एक बरदराना ममालिक जो दुश्मन की आवाज़ बन के जो है वो अपने ताल्लुकात पूरे इस्लामी बरदरी का बेइत्तेफाकी की तरफ ले जाना है। तो हमारी ये इल्तिजा है, दुआ है और दोनों हुकूमतों से अपील है कि वो एक बरदराना ताल्लुक कायम रखें ताकि हम आगे दूसरे दुश्मन ममालिक खासकर कुफार ममालिक के सामने एक शीशा पिलाए हुए दीवार की तरह खड़ा हो। हालात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उस वक्त सही हो सकते हैं जब हमें 60 सालों की अच्छाइयों और नेकियों का बदला मिले, तब हालात सही हो सकते हैं। तो आप देखिए 60 सालों से रशियन वार से लेकर आज तक हम अफगानिस्तान के लोगों को हमने यहाँ पे पाकिस्तान में पनाह दी रखी है, उनके हम इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, उनके साथ हम भाईचारे की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आज जब वक्त आया पाकिस्तान का साथ देने का, तो पाकिस्तान की बजाय अफगान गवर्नमेंट और अफगान अवाम जो है वो इंडियन प्रॉक्सी का हिस्सा बने हुए हैं और वो हमेशा यही कोशिश करते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई हो या जो वहाँ पर बैठे बलोच जो राह उन्हें सपोर्ट कर रही है उनका हिस्सा बने हुए हैं और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में कोई ना कोई फितना, फसाद या बम धमाके कराएं। तो मेरे ख्याल में ये उस वक्त तक हालात सही नहीं हो सकते जब तक अफगानिस्तान ये तस्लीम ना करें कि पाकिस्तान ने उनके साथ वाकई अच्छा किया है, उनका हमेशा साथ दिया है और अफगान हुकूमत और आवाम को इंडियन प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और उन लोगों को चाहिए कि वो खुलेआम ये ऐलान करे और पाकिस्तान का साथ दे और जो पाकिस्तान के दुश्मन कुव्वतें हैं या पाकिस्तान के जो खिलाफ हैं उनके मुखालिफ खड़े हो जाए। उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि उस वक्त तक हालात नॉर्मल, क्योंकि हालात उस वक्त ठीक नहीं हो सकते उस वक्त तक कि अगर आप खुद फर्ज करें कि एक बंदा आपके घर पे पत्थर फेंक रहा है या आपके घर में फसाद फैला रहा है तो आप उसको कैसे बख्शेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उन्हें बख्शना चाहिए या हमें उन्हें माफ़ करना चाहिए जब तक वो ये तस्लीम ना करे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो पाकिस्तान का साथ ना दे लेकिन जो पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें हैं या इंडियन प्रॉक्सी है उनके ख़िलाफ़ ना हो जाए, उनसे पीछे ना हटे, तो उस वक्त तक हालात मुमकिन नहीं है कि सही हो।